मैं बस ये अपना फीफा गेम प्ले यूज़ कर रहा हूँ मैच को एनालाइज करने के लिए। आज जो इंटर मिलान और बार्सिलोना का मैच हुआ सैन सीरो में, तो उसमें हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ बेहतर हो सकती थी, क्या खामियां थी और क्या हम ठीक करना पड़ेगा हमें आगे यूसीएल में, अगर हमें आगे टिकना है तो। क्योंकि जिस तरह के हालात हैं उसमें तो यही लग रहा है कि हम यूरोपा लीग में फॉल डाउन कर देंगे। तो पहली चीज़ जो मैं हमेशा काफ़ी अरसे से नोट करते हुए आ रहा हूँ वो मसला है इसका कि हम जब हमें गोल की ज़रूरत होती है तो हम मिडफील्ड वगैरह सबको, मिडफील्ड फॉरवर्ड सबको आगे भेज देते हैं और डिफेंस को मिडफील्ड की जगह पे खिलाने लग जाते हैं, हाई लाइन खिलाने लग जाते हैं, हाई डिफेंसिव लाइन, और कंटिन्यूसली क्रॉस आफ्टर क्रॉस आफ्टर क्रॉस करते हैं। अभी मैं ऑप्टा का वो स्टैटिस्टिक्स देख रहा था, उससे ये उसमें बारसा ने मोस्ट क्रॉसेस जावी के अंडर अटैम्प्ट किए हैं पिछले गेम में। तो ये टैक्टिक्स मुझे समझ नहीं आती, एट स्पेशली बारसा जैसी टीम जब इस तरह की टैक्टिक्स हरकतें करती है, यूज़ करती है। ये बारसा का वे नहीं है खेलने का। बारसा का वे है कि आप आखिर तक अपने गेम प्लान के साथ टिके रहो, पासिंग लेन्स ढूंढो, वन टच पासिस निकालो। ये कूमन ने बहुत से ज़्यादा इस चीज़ को यूज़ किया, जावी ने तो पहली बार इतना ज़्यादा यूज़ किया है। कोमन ने आखिरी दिनों में अपने बहुत ये चीज़ की है कि बस बॉल डालो, क्रॉस डालो बॉक्स के अंदर और बोले इंशाल्लाह और गोल हो जाएगा। इस तरह से बारसा नहीं खेलती और ना खेलना चाहिए बारसा को। आज बारसा ने ये किया और इस तरह से गोल नहीं मिलता। इस तरह से आपको लकीली एक मैच, दो मैच में आप इस तरह जीत जाओगे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं होता कि आपको गोल चाहिए तो आप सारे प्लेयर ऑल आउट अटैक कर दो, मिडफील्ड ख़त्म कर दो। बारसा का असल मसला ये, बारसा की बैकबोन है मिडफील्ड, और अगर आप मिडफील्ड ही ख़त्म कर देते हो ना तो वो बारसा नहीं रहती, फिर वो कोई और ही टीम बन जाती है। तो बारसा की अब मिडफील्ड से डिफेंस को अटैक से कनेक्ट करने की चीज़ ही मिडफील्ड है। मिडफील्ड ही बारसा के अंदर डिफेंस को अटैक से कनेक्ट करती है। मिडफील्ड को भी आप अटैक पे खिला दोगे, आगे भेज दोगे, तो मिडफील्ड ही ख़त्म, एक बारसा की बैकबोन ही ख़त्म हो गई। तो उससे आप शॉर्ट टर्म में तो चलो एक मैच जीत गए, दो मैच जीत गए, आगे क्या वापस हार जाओगे बड़े मैचेस जो खेल लोगे। समझो ये वाले जो है ना कि क्रॉस बॉक्स में डालो और गोल हो जाए, ये चीज़ लक पे काम करती है, और बारसा की लक इतनी ख़ास है नहीं यूसीएल के अंदर। हमें ही पता है पिछले कुछ सालों में यूसीएल में बारसा का क्या हाल हुआ है। जो लो ब्लॉक टीम्स होती हैं, जैसे आज इंटर का गेम प्लान, इंटर मिलान का शुरू से ये था कि उनको लो ब्लॉक खेलना है, 5 डिफेंडर्स खिलाने हैं, मिडफील्ड भी अपने हाफ में रखनी है, ज़्यादा अटैक नहीं करना, सिर्फ काउंटर अटैक पे खेलना है। वो ना प्रेस कर रहे थे हाई, वो अपने हाफ के अंदर आराम से बैठे हुए थे, कुछ भी इतना खास प्रेस नहीं कर रहे थे। बारसा पहले स्ट्रगल करती थी हाई प्रेसिंग टीम के अगेंस्ट, और लो ब्लॉक टीम्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करना कोई नई बात नहीं है। बारसा जैसी टीम्स बहुत स्ट्रगल करती हैं, इवन पेप गार्डियोला इन लो ब्लॉक टीम के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है, जो एक गोल करके पीछे बस पार्क कर देती हैं और बैठ जाती हैं एथलेटिको जैसी और हुसे मोरिनो जैसी फुटबॉल खिलाता है, जिसको कंजर्वेटिव फुटबॉल कहते हैं, डर्टी फुटबॉल कहते हैं, जो भी कह लो। तो वो वाली फ़ुटबॉल के अगेंस्ट बारसा करती है। लेकिन इस चीज़ को, डेडलॉक को तोड़ने का सबसे दो तरीके हैं। सबसे आसान नहीं, एक तरह से खेलें दूसरे मेथड से कंपैरेटिवली आसान। एक तो ये है कि आप वन टच पासेस करो, जो बारसा वे है कि लो वन टच पासेस ऐसे करो, इतनी स्पीड में करना है कि अगले वाला आपका मूव जज ना कर पाए कि आप अगला पास कहाँ निकाल रहे हो। वन टच पासेस इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है लो ब्लॉक टीम से तोड़ने का। लेकिन वन टच पासेस के लिए बहुत प्रैक्टिस और बहुत प्रिसीजन चाहिए होता है, जो पेप गार्डियोला के पास जो बार्सिलोना की टीम थी उसके अंदर था। जावी, इनिएस्टा, मेसी और इस तरह के इतने प्लेयर्स हैं, इवन अभी भी कर सकते हैं, पेड्री, गावी और बिस्कुट्स इज़ मास्टर ऑफ वन टच फुटबॉल। तो इस तरह की चीज़ें ये लोग कर सकते हैं, बट इसके लिए बहुत प्रिसीजन की ज़रूरत है और बहुत अच्छी केमिस्ट्री की ज़रूरत है। तो केमिस्ट्री बिल्ड करने में टाइम लगेगा, विच इज़ एक्सेप्टेबल। अभी इतनी जल्दी आप इतनी अच्छी केमिस्ट्री बिल्ड नहीं कर सकते। जावी, इनिएस्टा, मेसी इतना, बिस्कुट्स इतना साल खेले हैं, पियोल, वाल्ड, सब जगह उनकी केमिस्ट्री बनी है। तो है एक ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप इस फील्ड को स्ट्रेच करो। लाइक फील्ड को स्ट्रेच करने से मतलब ये है कि आप विंगर्स यूज़ करो, आप डिफेंडर्स को स्ट्रेच करो। विंगर्स को यूज़ करके वो डिफेंडर्स खुलेंगे तो बीच से स्पेस बनेगी तो वहाँ से मिडफील्ड के रन निकलेंगे। मिडफील्डर का काम है वहाँ से रन निकालना। तो ये एक दूसरा तरीका होता है कि स्ट्रेच करो, जितनी ज़्यादा
पिच पिच को स्ट्रेच कर सकते हो तो ज़्यादा स्ट्रेच करो विंगर्स और फुल बैक्स के थ्रू, ये दूसरा तरीका होता है। बारसा नहीं कर पाई ये दोनों चीज़ें, आज नहीं कर पाई। ना वो इस फील्ड को अच्छी तरह से स्ट्रेच कर पाई, ना वो वन टच पासिंग के थ्रू खेल पाई। तो ये दोनों चीज़ें बारसा की बहुत मिसिंग है। और दूसरी चीज़ इस सीज़न यूसीएल के अंदर जो मिसिंग है वो है फिनिशिंग। बाइंड के अगेंस्ट तो बारसा को बहुत अच्छे चांसेस मिले थे, बाइंड वाला गेम बहुत अच्छा खेला था बारसा ने, नो डाउट। उसके अंदर बारसा बस अपनी चांसेस फिनिश कर लेती तो बारसा का गेम था वो पूरा पूरा। उसमें लेवेंडोव्स्की ने चांसेस मिस किए और सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए बारसा ने लैक ऑफ फोकस दिखाया अपना, और उन्होंने पनिश कर दिया। यही होता है यूसीएल के गेम के अंदर, आप 1 सेकंड का टाइम दे दो किसी को, वो पनिश कर देता है। आज भी ज़रा सी स्पेस मिली, उसने आउटसाइड द बॉक्स शॉट मारा बॉटम कॉर्नर पे इंटर मिलान के प्लेयर ने और गोल हो गया। टर स्टेजन कुछ कर ही नहीं सकता था, कॉर्नर पे बॉल थी, वो रोक ही नहीं सकता था वो बॉल। सो चांसेस फिनिश आप यूसीएल में और नॉकआउट गेम्स में नहीं करोगे। नॉकआउट गेम तो नहीं था ऑब्वियसली, बट कंपटीशन ये नॉकआउट ही है, आगे जाके नॉकआउट ही होना है। तो उसमें आपको वो इंस्टेंटली पनिश करते हैं। बाइंड के अगेंस्ट हमने चांसेस फिनिश नहीं किए, उसी गेम में हमें पनिश कर दिया उसने। आज हमने चांसेस फिनिश करने की कोशिश नहीं किया, आज इतने ज़्यादा और क्लियर कट चांस नहीं बने जैसे बाइंड के अगेंस्ट बने थे, बट फेयर शेयर ऑफ चांसेस मिले बारसा को, बट वो फिनिश नहीं कर पाई बारसा। और सबसे जो कंट्रोवर्शियल थिंग है और जो पूरे हर जगह आपको दिख रही है अभी बारसा के मैच से रिलेटेड, वो है ऑफिशिएटिंग, रेफरी के डिसीजन जो कि बहुत बुरे थे इस मैच में, हद से ज़्यादा बुरे थे। एंसू फाटी का हैंडबॉल नहीं था, वो पैड्री का गोल था। फीफा के नई रेगुलेशंस के हिसाब से डेलिब्रेटली जानबूझकर अगर कोई हाथ लगाए बॉल के ऊपर तो हैंडबॉल होता है। वो एंसू फाटी के हाथ पे बॉल लगी इंटर मिलान के गोलकीपर के हाथ से लगने के बाद एंसू फाटी ने जानबूझकर, और एंसू फाटी की डेलिब्रेटली उसने हाथ नहीं लगाया, तो वो हैंडबॉल था ही नहीं। वो समझ से बाहर है क्या सोच के हैंडबॉल किया, वो प्रॉपर गोल था। इवन लालीगा का एक्स रेफरी है, उसका भी मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसने भी ये बात बोली कि ऑफिशिएटिंग बहुत ख़राब थी। इसी तरह की ऑफिशिएटिंग बैन के अगेंस्ट, बैन के अगेंस्ट बारसा की क्लियर पेनल्टी थी, वो भी नहीं दी गई, ना वीआर से चेक हुई। बैन के अगेंस्ट तो वीआर से चेक भी नहीं हुई। तो ये मसला ऑफिशिएटिंग का। दूसरी चीज़ जो बारसा की, इसके अंदर भी एक पेनल्टी गई है, इंटर मिलान के प्लेयर का बॉक्स के अंदर हैंडबॉल हुआ, बट वो भी वीआर ने चेक किया और क्या सोच के उसको हैंडबॉल ने दिया वो भी समझ से बाहर है। तो ऑफिशिएटिंग तो बहुत बुरी रही है। बैंक के गेम में भी बारसा को नुकसान हुआ इसका, और इस गेम में भी हुआ। यूसीएल के मैचेस असल में ना लक पे डिपेंड करते हैं आपकी। अब रियल मैड्रिड 3 रिपीट किया उसने, लगातार 3 यूसीएल जीते। उसमें अब आप उसके रेफरिंग के डिसीजन देखें, कितने ऑफसाइड गोल्स हैं और क्या हैं, लेकिन उनकी लक इतनी अच्छी थी, लक कह लें या कुछ भी कह लें, उनको ख़िलाफ़ डिसीजंस नहीं आते थे रेफरी के, तो उन्होंने 3 यूसीएल जीते। तो यूसीएल का यही हिसाब किताब होता है। यूसीएल लक का गेम है, हर कोई भी नॉकआउट गेम हो, इवन वर्ल्ड कप भी बहुत बार लक का गेम होता है। आप जितना भी अच्छा खेल लो, आपकी लक नहीं है, आप बाहर हो जाओगे, नहीं खेल सकते। एक और चीज़ जो बारसा का मसला है वो है कॉर्नर्स। ना बारसा कॉर्नर मार सकती है अच्छे से, ना उसको डिफेंड कर सकती है, और ये अभी का नहीं है, बहुत पुराना मसला है बारसा का। जब बारसा को कॉर्नर मिलता है ना, 99% मैं श्योर होता हूँ कि गोल नहीं होगा। वो तुक्के में पीके वगैरह कभी कभार करते हैं, उनकी हाइट लंबी है तो वो करते हैं तो करते हैं, वरना मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस ऐसी ज़ाया होता है। इसके अलावा बारसा को जब कॉर्नर कंसीड करती है तो भाई मुझे ज़्यादा चांसेस यही होते हैं बारसा कॉर्नर गोल कंसीड कर लेगी कॉर्नर से। तो ये मसला है, ना बारसा कॉर्नर डिफेंड करना अच्छे से जानती है, ना बारसा स्कोर करना जानती है। और फ्री किक, इससे पहले हमारे पास मेसी होता था फ्री किक स्कोर करने के लिए, अब हमारे पास कोई भी नहीं है फ्री किक स्कोर करने के लिए, तो हम बहुत बुरे हैं लाइक फ्री किक्स के टर्म्स में और कॉर्नर्स की सेट पीसेस के टर्म्स में हम बहुत बुरे हैं इसमें। अगर हम कॉर्नर्स के थ्रू ही अगर कुछ परसेंटेज ऑफ गोल कन्वर्ट करना शुरू कर दें तो हम यूसीएल और नॉकआउट कंपटीशन में टिक सकते हैं, क्योंकि यूसीएल और इन कंपटीशन में सेट पीसेस का भरपूर जब तक फ़ायदा नहीं उठाओ तब तक आप नहीं जा सकता आगे। यूसीएल वगैरह ये नॉकआउट गेम्स में माइनर चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, और माइनर चांसेस जो होते हैं ना, वो आप मिस करोगे तो रह जाओगे पीछे। और डेम्बले, क्या बोलूँ इसका, तो इनके डेम्बले के बारे में कि डेम्बले अगर खेलने पे आए तो वो प्रॉपर स्टार बॉय बनेगा, नहीं खेलने पे आए तो इंतहा कर देगा, फजूल प्लेयर बनेगा पिच के ऊपर, फजूल के ओवर टचेस लेगा,
क्रॉसओवर्स करेगा, इधर से उधर बॉल करेगा, लेफ़्ट फुट टू राइट फुट, लेफ़्ट फुट टू राइट फुट, और पास मिसप्लेस कर देगा या फिर उसको वो कर देगा, डिस्पोजेस हो जाएगा। तो ये डेम्बले का ख़ासियत है कि वो इंतहा से ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर है कि एक मैच में वो ऐसा करेगा, हैट्रिक ऑफ असिस्ट दे देगा, असिस्ट की हैट्रिक मार देगा, उसी के अगले गेम में उससे एक पास नहीं लग रहा होगा। तो ये मेरे डेम्बले की समझ नहीं आती कि मसला क्या है डेम्बले के साथ। और भी बहुत सारी माइनर चीज़ें, ये मेजर चीज़ें हैं जो मेरे जहन में थी आज के मैच के बाद, जो मैंने डिस्कस की। इसके अलावा भी थोड़ी और चीज़ें हैं जो अभी मैं वीडियो बनाते हुए शायद मेरे जहन में नहीं आ रही। तो खैर भी मेजर चीज़ें मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी हैं, और आई होप और आई एम श्योर कि जावी को ये सारी चीज़ें और इससे ज़्यादा अच्छे से वो जानता है कि उसने क्या गलती की है और क्या करना चाहिए था उसे। तो आई होप जावी इन फ्यूचर नेक्स्ट मैचेस में वो सारी चीज़ें सही कर कर पाएगा। और विस्कैल बारसा, विस्कैल कैटलोनिया।